जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण और आज के इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक दिए गए हैं। एंड अगर आप पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियो यानी कि 3 पार्ट लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर का लगभग 70% पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। एंड आज का ये हमारा वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 है, जिसमें हम इस चैप्टर को 100% कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर में दिए हुए सभी टॉपिक्स को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से 7 टॉपिक दिए गए हैं एंड अभी तक पार्ट 1, 2 और 3 में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। ठीक है, तो पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर का 5वां टॉपिक अर्थात दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण को कवर किया था, जिसमें बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में वहां के लोगों के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया गया था एंड इसके बाद किस तरह से वहां पर संविधान का निर्माण हुआ एंड वहां के लोगों ने संविधान निर्माण के कार्य को किस तरह से पूरा किया। ठीक है, पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो पार्ट 2 में हमने बताया था आपको कि संविधान की आवश्यकता हमें क्या होती है, हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। इस टॉपिक को हमने कवर किया था। एंड अगर बात की जाए पार्ट 3 की तो पार्ट 3 में हमने एक तो भारतीय संविधान निर्माण को एंड संविधान निर्माण प्रक्रिया, इन दो टॉपिक्स को कवर किया था। भारतीय संविधान निर्माण वाले टॉपिक में कुल मिलाकर के 3 टॉपिक मर्ज किए गए, 3 चीजें दी गई। सबसे पहला भारतीय संविधान कैसे बना, दूसरा किन मौलिक विचारों पर आधारित है एंड तीसरा किन मूल्यों पर आधारित है। तो हमने इस वीडियो में यानी कि पार्ट 3 वाले वीडियो में भारतीय संविधान कैसे बना इस चीज को कवर किया था। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी कि संविधान कैसे बनता है और इसे कौन व किस तरीके से बनाता है। अब हमारा आज का जो ये वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 4 है एंड पार्ट 4 में हम बचे हुए सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले, यानी कि आज के इस चैप्टर में आपको भारतीय संविधान के मौलिक विचारों और मूल्यों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ लोकतांत्रिक संविधान को आकार देने वाले मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं इसको भी समझना है। वैसे इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले वीडियोस में हम इस पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया गया है तो उसको हम एक बार फिर से समझेंगे। चौथा टॉपिक जो दिया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, इसको भी हम आज के ही इस वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में कवर करेंगे कि क्या संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है या फिर नहीं। एंड इसके अलावा जो 7वां टॉपिक दिया गया है संविधान की उपयोगिता, कि संविधान नागरिकों और सरकार के लिए कैसे लाभकारी होता है, इन सभी टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक की आई हुई यानी कि पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही वीडियोस दे दी हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 9 तक की अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस मौजूद हैं एंड जैसे जैसे आगे की क्लासेस आएंगी उनको भी हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं देख लो। हम सीधे अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं और जो हमारा मुख्य टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे हमने संविधान की जरूरत क्यों होती है, दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण, भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, इस सबको कवर कर लिया। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में यहां से स्टार्ट होता है एंड संविधान निर्माण का रास्ता कहां से निकल के आता है, कहां से शुरुआत होती है। ठीक है, किस तरह से संविधान सभा का गठन किया जाता है, संविधान सभा में पहले जो सदस्य थे 389, ठीक है 389, फिर किस तरह से 299 रह गए, इस चीज को हमने गहराई से यहां पर कवर किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 के वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, जाकर के देख लेना। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर, इससे अच्छा एनसीईआरटी का कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 से 12,000 रुपए के कोर्सेज में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ खास फीचर्स भी आप जान लीजिएगा, जैसे कि इसमें हम आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम क्लास रिकॉर्ड करने से पहले चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ निकालते हैं, थोड़ी रिसर्च करके ही पता लगाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद पूरे चैप्टर को बेसिक्स के साथ गहराई से एक्सप्लेन किया जाता है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम अलग से फोकस करते हैं, उनको हाईलाइट करके रखते हैं। फिर सभी के स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम खास तरह से हाईलाइट करते हैं, जिससे कि आप उन पर अलग से फोकस कर पाएं। फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि 24 आवर एक्टिव रहता है, जिससे कि आपके डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर किया जा सके। फिर इस कोर्स
का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज। देखो मेरा मानना है प्रैक्टिस मेक बेटर, इसलिए हमने जो टेस्ट सीरीज यहां पर आपको प्रोवाइड की है, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, हर एक चैप्टर से 50 से 100 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस को अच्छा से अच्छा किया जा सके। और यहां पर आप इस चीज को भी समझ लो कि चैप्टर से कितने और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन पर आपको क्विज भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप उन पर अलग से फोकस कर पाएं। और ये सारी चीजें आपको हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के एक पैकेज में मिल रही हैं। अगर हम फीचर्स के आधार पर देखें तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हमने इसका प्राइस मात्र 2,900 रुपए रखा हुआ है, जो कि हमारा कॉस्ट रिकवरिंग प्राइस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनका ध्यान रखते हुए हमने इस कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है, और इसी तरह से क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, अगर बात करें कोर्स किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशली हमने इसे यूपीएससी वालों के लिए बनाया। बाकी अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई, सीटेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, रीट, डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी, पीजीटी, टीआरई जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाए, तो सिंपली आप सबसे पहले प्ले स्टोर से हमारा दृढ़ संकल्प ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, एंड रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हमने ऐप पर ओनली एनसीईआरटी के नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अलग से प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो अगर आपको ओनली नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स दिया गया है, इसके बाद क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी का कोर्स एक हमने रखा हुआ है, और ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी और ओनली ज्योग्राफी के भी कोर्स दिए गए। तो अगर आपको ओनली क्लास 6 से 12 तक की ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़नी है तो वो भी आप यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसे परचेस करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया गया, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली वो सारा कुछ जानकारी दिया गया है, एंड यहाँ पर कंटेंट क्या क्या अभी तक प्रोवाइड किया जा चुका है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करके आप कोर्स को सिंपली परचेस कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो हेडिंग है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। अब यहां पर आपको भारतीय संविधान के मौलिक विचारों और बुनियादी मूल्यों को समझना है। देखो, बुनियाद शब्द का अर्थ होता है बेस या नींव अर्थात जड़। अब अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में निर्माण कार्य का जो सबसे पहला चरण होता है, जो पहला काम होता है, वो होता है उसका बेस तैयार करना, अर्थात उसकी बुनियाद तैयार करना, नींव डालना, अर्थात उसकी जड़ तैयार करना। एक बार आपने उसकी जड़ तैयार कर ली, फिर आप धीरे धीरे उस पूरे निर्माण कार्य को कर लोगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप अगर कोई अपना घर बनाना चाहते हो या कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसकी नींव डालनी होगी, उसकी बुनियाद तैयार करनी होगी, फिर उसके ऊपर आप पूरा घर बना ले जाओगे। ठीक इसी तरह से अगर आप किसी क्षेत्र में कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल और उस प्रोडक्ट को तैयार करना होगा जिस प्रोडक्ट का आपको बिजनेस करना है। ठीक है, अब मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया और मार्केट में आकर के आप बिजनेस करने लगे, आपका बिजनेस चलने लगा, और आपने पहले नींव तैयार की, फिर पूरी बिल्डिंग भी बना ली। अब आप इन दोनों की ही मजबूती परखना चाहते हो कि आपका बिजनेस कितना मजबूत है या आपकी बिल्डिंग कितनी मजबूत है, या आपने जिस क्षेत्र में निर्माण कार्य किया है वो कितना मजबूत है। तो मजबूती परखने का जो सबसे पहला काम होगा वो होगी उसकी नींव की परख करना, उसकी नींव कितनी मजबूत है। अगर आपके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग की नींव अर्थात उसकी बुनियाद मजबूत है तो वो बिल्डिंग लंबे समय तक टिकी रहेगी। आपके द्वारा जो बिजनेस किया जा रहा है उसमें आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, अगर आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप मार्केट में लंबे समय तक चलते रहोगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा। आप जिस क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य करें, आपने जो भी अंपायर खड़ा किया है, आपका अगर बेस मजबूत है तो आप लंबे समय तक वहां पर टिक पाओगे। कहते हैं कि वो पेड़ अक्सर आंधी और तूफान में भी खड़े रहते हैं जिनकी जड़ जमीन में मजबूती और गहराई के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है ये डिपेंड करता है उसकी बुनियाद पर। अब आज के इस चैप्टर में यहां पर आपको भारतीय संविधान की बुनियाद को समझना। यहां पर आपको दो चीजें समझनी। सबसे पहले भारतीय संविधान के मौलिक विचार अर्थात भारतीय संविधान की सोच को, और दूसरा बुनियादी मूल्य अर्थात बेस वैल्यूज को समझना है, भारतीय संविधान की जड़ को समझना है। एंड ये हमारे आज के इस चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा
वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहां पर दिए गए एक एक शब्द को मैं बहुत ही गहराई से एक्सप्लेन करूंगा और आप हर एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब जिस किसी ने कॉपी और पेन लेकर के अभी तक नहीं बैठा है, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और एक एक शब्द जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको समझते चलो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है कि इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अर्थात हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी की जो ये बुक है, इसमें हम विभिन्न विषयों पर भारतीय संविधान के प्रावधान, अर्थात चैप्टर नंबर 1 में हमने लोकतंत्र पर चर्चा की, चैप्टर नंबर 2 में हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 आगे आने वाले जो 3 चैप्टर हैं उनमें भी हम विभिन्न विषयों पर संविधान के जो प्रावधान हैं, इन प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। आगे कहा जा रहा है अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। अब यहां पर कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा कि भैया दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, संविधान के पीछे का दर्शन इसका अर्थ क्या है। तो थोड़ा गहराई से समझना, संविधान के पीछे दर्शन जो यहां पर शब्द दिया जा रहा है, दर्शन से तात्पर्य उन आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों से है जिन पर संविधान हमारा आधारित है और जिनकी प्राप्ति के लिए संविधान मार्गदर्शन करता है। किनकी? उन आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों, ठीक है। यहां पर दर्शन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, दर्शन का अर्थ फिलॉसफी से है, यानी कि वे बुनियादी विचार, सोच और लक्ष्य जिनसे हमारा संविधान प्रेरित है, ठीक है। तो दर्शन शब्द का अर्थ आई होप आप यहां पर समझ गए होंगे, इसे आप लिख भी लेना कि दर्शन से तात्पर्य उन आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों से है जिन पर हमारा संविधान आधारित है और जिनकी प्राप्ति के लिए संविधान मार्गदर्शन करता है। यहां पर दर्शन का अर्थ फिलॉसफी से है, यानी कि वे बुनियादी विचार, सोच और लक्ष्य जिनसे हमारा संविधान प्रेरित है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इसे समझने के दो मुख्य तरीके हैं, यानी कि भारतीय संविधान के पीछे का जो दर्शन है इसे समझने के कोई एक नहीं, दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक, हमारे नेताओं के संविधान पर विचारों को पढ़ना, यानी कि हमारे देश के जो मुख्य नेता हैं, जो संविधान निर्माण के समय पर थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, उनके विचारों को पढ़ना कि वो संविधान के बारे में क्या सोचते थे। और दूसरा, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना जो स्वयं संविधान का दर्शन प्रस्तुत करती है। ये दो तरीके, हम दोनों तरीकों के माध्यम से एक एक करके संविधान के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। हम नेताओं के जो विचार हैं इनको भी यहां पर पढ़ेंगे, जैसा कि आपने देखा गांधी जी हो गए और भी नेता दिए गए, उनके विचारों को पढ़ेंगे। और दूसरा, संविधान की जो प्रस्तावना है इसको भी पढ़ेंगे और इसमें दिए गए एक एक शब्द को बहुत बारीकी से आपके सामने रखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। दोनों ही तरीके समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, आइए इन पर गौर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेताओं के विचारों पर। जैसे कि यहां पर सबसे पहले एग्जांपल दिया जा रहा है गांधी जी का, तो हेडिंग है सपने और वादे। और सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी की। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो संविधान सभा बनाई गई थी जिसमें 299 सदस्य थे, भारतीय संविधान सभा, ठीक है, इसमें गांधी जी का नाम नहीं था, याद रखना, ठीक है। पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों अर्थात गांधी जी के विचारों के अनुयायी थे, यानी कि इनके विचारों से प्रेरित थे और इनके विचारों को मानते थे। 1931 यानी कि 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। अर्थात गांधी जी ने 1931 में एक पत्रिका जो कि यंग इंडिया नाम से आई थी, इसमें अपने विचारों को लिखा था, अपनी अपेक्षाओं को लिखा था कि वो संविधान से क्या चाहते हैं, वो किस तरह का संविधान चाहते हैं। इसको थोड़ा समझ लो, इनके जो विचार, इनकी जो अपेक्षा है वो दी गई है यहां पर, इसको थोड़ा समझो। कहा जा रहा है मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। अर्थात गांधी जी का मानना यह था कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो भारत को गुलामी से अर्थ है कि भाई ऐसा नहीं कि केवल अंग्रेज चले आए, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आजादी मिले, चाहे वो जाति से हो, धर्म से हो या पंथ से हो या किसी भी क्षेत्र से हो। गुलामी से आजादी अर्थात हर तरह से आजादी और अधीनता से मुक्ति मिले, गुलामी और अधीनता से मुक्त करे एक ऐसा संविधान, ठीक है, जिसमें सभी को समान अधिकार दिए जाएं, समान महत्व दिया जाए, सभी को हर तरह से समानता, ठीक है। आगे, मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने।
अर्थात कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हमारा भारत ऐसा हो जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। अब भाई कई बार क्या होता है ना कि जब बड़े बड़े महलों में गरीब लोग जाते हैं तो वहां पर थोड़ा हिचक के रहते हैं कि भाई कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं डांट ना पड़ जाए। गांधी जी का कहना यह कि भाई मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां पर भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कितना भी दबा करके रखा गया हो, चाहे वो कितने भी लंबे समय से गुलाम क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत को अपना माने। क्या कहा जा रहा है यहां पर, मैं भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। अर्थात गांधी जी का मानना यह था कि भारत में समानता आए, ना ही यहां पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा माने, ना ही निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में दूरियां रहें, ठीक है, और ना ही जो विभिन्न समुदाय हमारे यहां पर रह रहे हैं ये एक दूसरे के साथ आपसी मतभेद से रहें, यानी कि इनके बीच का मतभेद भी खत्म होना चाहिए, यानी कि बराबरी चाहते थे हर क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भारत में छुआछूत और शराब और छुआछूत सॉरी छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। कहने का अर्थ यहां पर एक गांधी जी चाहते थे कि भारत में ये जो छुआछूत वाली व्यवस्था है कि भाई ऊंची जाति नीची जाति, ये धर्म वो धर्म, ठीक है, इनके बीच में छुआछूत फैला हुआ है इसे समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा शराब और नशीली चीजें जो हैं इनके लिए भी कोई जगह ना हो, यानी कि हमारा भारत देश नशा मुक्त होना चाहिए। ठीक है, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। इन्होंने कहा कि ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऐसा संविधान बने जहां पर औरतें और मर्द सब समानता के साथ रहें, नशीली चीजों के लिए भारत में कोई जगह ना हो, छुआछूत के लिए कोई जगह ना हो, भारत में रहने वाला प्रत्येक समुदाय के लोग मेलजोल के साथ में रहें और यहां पर जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी भारत को अपना माने। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई वो भारत को देखे और उसे लगे कि भाई हम यहां नहीं रह पाएंगे। जैसे कि भाई कोई बहुत गरीब व्यक्ति होता है उसे एकदम से आप अमीरों के महल में ले जाकर खड़ा कर दो तो वहां पर रह नहीं पाएगा, कहते हैं ना। ठीक है, तो गांधी जी का कहना यह था कि भाई ऐसा ना भारत बन जाए कि केवल अमीरों का भारत लगे, गरीबों का भी भारत होना चाहिए। ठीक है, भारत ऐसा बने जहां पर प्रत्येक नागरिक भारत को अपना कह सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गए हमारे गांधी जी के विचार। अब हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, कि भाई भीमराव अंबेडकर जी क्या चाहते थे, किस तरह का भारत चाहते थे, संविधान को लेकर के इनकी क्या इच्छाएं थी, इनकी क्या भावनाएं थी। ठीक है, तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में था। डॉक्टर अंबेडकर जी ये चाहते थे कि भारत में भेदभाव और गैर बराबरी ना रहे। ठीक है, इससे मुक्त हो भारत। असमानता कैसे दूर की जा सकती है और इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। देखो जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं इनकी विचारधारा जो थी संविधान सभा में बैठे अन्य लोगों से थोड़ी अलग थी। कहते हैं ना कि भाई थोड़ी अलग सोच के लोग हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं ये असमानता कैसे दूर की जा सकती है इसके पीछे विभिन्न लोग अपना तर्क देने में लगे हुए थे, लेकिन अंबेडकर जी के जो तर्क थे, उनके जो विचार थे वो दूसरों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। गांधी जी ने जिस तरह की बातें की कि भाई सब मेलजोल के साथ में रहो, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, तो इनकी ये कटु आलोचक थे। ऐसा नहीं कि भाई गांधी जी के हर बात का ही विरोध करते थे, कई जगहों पर गांधी जी का समर्थन भी किया, लेकिन अक्सर गांधी जी की बातों की आलोचना करते थे। गांधी और उनके नजरिए के कटु आलोचक थे ये। ठीक है, संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। ठीक है, तो संविधान सभा में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा भाषण दिया गया था इसे यहां पर आप समझो। ठीक है, मैं इसे यहां पर आपके सामने पढ़ के और एक्सप्लेन करके रखता हूं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये हैं, ठीक है, और इनका भाषण ये रहा, समझो क्या कहा जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इनका कहना यह था कि 26 जनवरी 1950 जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ उस दिन से हम विरोधाभासों से भरे जीवन, यानी कि हमारे जीवन में तरह तरह के विरोधाभास रहेंगे, तरह तरह के विरोधी होंगे।
ठीक है। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। इन्होंने कहा कि भाई चूंकि नियम बनाए जा चुके हैं, ठीक है, राजनीति कानून के आधार पर चलेगी, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में हमें समानता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि भाई सभी व्यक्तियों को समान वोट देने का अधिकार दिया गया है। जितना महत्व भीमराव अंबेडकर जी के वोट का है, उतना ही गांधी जी के वोट का है, उतना ही नेहरू जी के वोट का है, उतना ही देश के एक बहुत ही आम से भिखारी का है, और उतना ही देश के कितना भी पढ़ा लिखा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो उसका हो। इसीलिए कहा गया कि राजनीति के मामले में हमें समानता मिलेगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। इसीलिए आज भी अगर आप देखोगे, आज भी आपको कुछ क्षेत्रों में असमानताएं देखने को मिल जाएंगी, जाति प्रथा चरम सीमा पर देखने को मिलेगी। 3 साल आई थिंक, हाँ 3 साल पहले का एक एग्जाम्पल है, झारखंड के इलाके में एक बच्चा कोचिंग पढ़ने गया था एक टीचर के पास में, ठीक है, वो बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया होगा और वहां पर बैठकर पढ़ने लगा, तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। उसने क्या किया, टीचर का मटका रखा हुआ था जिसमें वो टीचर पानी पीते थे, उस मटके से जल्दी से लेकर के पानी पी लिया। तो टीचर ने कहा तुमने हमारा मटका छुआ कैसे। सिर्फ मटका छूने और उस मटके से पानी पीने की वजह से उस बच्चे को टीचर ने बहुत मारा, इतना मारा कि वो मार खा के मर गया। फिर उसके बाद में पुलिस अदालत भी, काफी सारी चीजें हुई, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल आज भी हमारे समाज में हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा, वो हमें आज भी देखने को मिलता है। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। इसीलिए कहा कि राजनीतिक मामले में हमारे पास समानता होगी, ठीक है, क्योंकि राजनीति में क्या है कि एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है और हर वोट का समान महत्व होगा, ठीक है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में हमारे पास समानता है, ठीक है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण, इन्होंने कहा चूंकि जो हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन है इसका जो ढांचा है वो पहले से बहुत कमजोर है, ठीक है, हम चूंकि बहुत लंबे समय से दबे चले आ रहे हैं, असमानता का सामना कर रहे हैं, हमें दबा करके रखा गया, इसलिए इनका कहना था कि जो हमारे यानी कि जो निचली जाति के लोग हैं इनका सामाजिक और आर्थिक ढांचा काफी कमजोर है। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे, ठीक है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भाई अगर हम दलित समुदाय के लोगों की बात करें या अन्य उन लोगों की बात करें जिन्हें लंबे समय से दबा करके रखा गया, उनका चाहे सामाजिक जीवन हो या आर्थिक जीवन हो, हर क्षेत्र में उनका आप देखोगे तो महत्व बहुत कम है। आज भी महत्व आपको बहुत कम देखने को मिलता है, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं, ठीक है, और जिनका महत्व तो बढ़ गया वो अब अपने ही लोगों को दबाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे बताना, देखना अपने क्षेत्रों में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चूंकि भाई हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा बहुत कमजोर है, लंबे समय से कमजोर है, इसीलिए सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो एक वोट का सिद्धांत है कि भाई हमारा वोट अमीरों या ऊंची जाति या जिनका सामाजिक और आर्थिक हैसियत काफी ज्यादा उनके बराबर है, तो इसको हम नकारेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उनके बराबर पर नहीं हैं। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, ठीक है, हाँ, कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे ये प्रश्न है। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को इस संकट में डालें। इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो ये विरोधाभासपूर्ण जीवन है, ठीक है, इसे हम कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, प्रश्न था इनका। ये लोकसभा जो वहां की संविधान सभा थी उनसे कि भाई जो हम विरोधाभासपूर्ण जीवन जीते आ रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, इसे हम कितने ही लंबे समय तक जीते रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को हम नकारते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि समानता हमारे पास है नहीं और कहा जा रहा है आज सब समान, तो कब तक हम इसे नकारते चले आएंगे। अगर यह नकारना लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है, चला कि भाई सभी समान नहीं हैं, ठीक है, कह दिया गया समान है लेकिन सबको समानता नहीं मिल रही है, तो अपने राजनीतिक लोकतंत्र को भी हम संकट में डालेंगे। इसका अर्थ यह है, इन्होंने कहा कि भाई हमें जो हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन है इसमें समानता पर आना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे हम चलते आ रहे वैसे ही चलते रहेंगे, नहीं, हमें बराबरी पर आना होगा। इनका ये मानना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इन्होंने यहां पर
जो भी बातें कही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन अपना भाषण दिया था। उसी में इनकी विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। तो कहा जा रहा है आइए आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रसिद्ध भाषण दिया था 15 अगस्त 1947 को, जो हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन का ये भाषण है, इसको समझिएगा। कहा जा रहा है बरसों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था। नियति अर्थात जिस तरह का हमारा भविष्य हमें मिला था, ठीक है, जो हमारा उस समय का भविष्य था, जो वर्तमान था, उसे हमने वर्षों पहले उसी तरह से उसके साथ साक्षात्कार किया, अर्थात उसे देखा, सुना, समझा, उसके साथ रहे, ठीक है, हमने उसे देखा। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। इनका कहना यह है कि भाई आजादी की लड़ाई में हमने जो वादे किए, अब वक्त आ गया है कि हम उन वादों पर अमल करें, अर्थात उन वादों को पूरा करने का प्रयास करें। इन्होंने पहले कहा था भाई पूरी तरह से, लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं होता है तो हर तरह से, और हर तरह से नहीं होता है तो काफी हद तक, जितना कर पाए उतना वादे पूरे करने का प्रयास करें। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, अर्थात जब ठीक 12 बज जाएगा, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। अर्थात 15 अगस्त ठीक रात के 12 बजे, ठीक है, जब 15 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, रात के ठीक 12 बजे 1947 में, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई इस दिन भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। ऐसा क्षण 15 अगस्त 1947 को आया कि भाई भारत जो था पहले गुलाम था, अब गुलामी से आजादी की ओर आ रहा है, एक नया जीवन भारत का हो रहा है, भारत आजाद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम क्षण आते हैं जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है, अर्थात गुलामी का अंत हो रहा है, और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, अर्थात जागती है, आवाज पाती है, ठीक है, यानी कि आत्मा जागती है, ठीक है। आगे ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित किया। इन्होंने कहा कि भाई जो ये पवित्र क्षण हमें मिला हुआ है, जब हमारा भारत की जो आत्मा है ये प्रस्फुटित हो रही है, आवाज पा रही है, भारत देश आजाद हो रहा है, ऐसे पावन क्षण में, ऐसे पवित्र क्षण में हमें भारत और उसके लोगों की मदद करनी होगी, ठीक है, उससे भी अधिक मानवता की सेवा करनी होगी, अर्थात हमें समाज में एक ऐसा संदेश देना होगा कि हम मानव हैं, ठीक है, जो हमें लंबे समय तक दबा करके रखा गया ये गलत है, हम मानव हैं, ठीक है, यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं, जो आजादी है और जो सत्ता है, बेसिकली भाई जिम्मेदारियां तो हर घर में आती हैं, ठीक है, ऐसे हमारे भारत देश में भी आई। आजादी जब तक नहीं थी तब तक भारत की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर थी, ठीक है, अब चूंकि आजादी आ गई है और भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गई, इसलिए अब भारतीयों की जिम्मेवारी भी है। भारत के संप्रभु लोगों यानी कि जो आजाद लोग हैं और प्रतिनिधित्व करने वाली लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। कहने का अर्थ इनका यह कि भारत के संप्रभु लोगों अर्थात भारत के आजाद लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा है, ठीक है, जो संपन्न संविधान सभा है, संप्रभुता संपन्न संविधान सभा यानी कि आजाद संविधान सभा, इसके ऊपर अब जिम्मेदारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली। अब भाई प्रसव पीड़ा अर्थात जो हमारा ये पाकिस्तान पैदा हुआ, ठीक है, तो आजादी के जन्म से पहले हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है, ठीक है। इनका ये कहना था कि हमने ये एक बच्चा पैदा किया है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान है, और इससे हमारा दिल बहुत ही दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम इधर उधर जा रहे थे, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में सुनहरे संकेत दे रहा है, ठीक है। उनका भाई इतिहास बीत गया, जो भी होना था हो चुका। अब हमारे देश की जो संविधान सभा है इसके ऊपर भारत के संप्रभु लोगों का की जिम्मेदारी है, ठीक है, यानी कि भारत के आजाद लोगों की जिम्मेदारी है कि इन आजाद लोगों का भविष्य कैसा होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा, ठीक है। इनका और भाषण है, आगे ये कहते हैं कि यह भविष्य, एक मिनट, हाँ, यह भविष्य बहुत, एक मिनट, हाँ,
यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। कहने का अर्थ यह है कि भाई आज़ादी की लड़ाई में जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का समय आ गया है। आज़ादी मिलने का अर्थ ये नहीं कि अब हम आराम करने लगें या सुस्ताने लगें कि भाई अब तो आज़ाद हो गए, ठीक है। अब आज़ादी मिलने के बाद आराम का समय नहीं है, अब उन वादों को पूरा करने का समय है जो हमने किए। और एक शपथ हम आज भी लेंगे। इन्होंने उस समय एक शपथ ली कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, ठीक है। जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी सेवा करना, ठीक है। भारत की सेवा करने का अर्थ क्या है कि दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करने, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति कुछ इसी तरह की हो गई थी। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत, ठीक है। यानी कि अब हमें दरिद्रता का अंत करना होगा, जो कि भारत के हजारों करोड़ लोग दरिद्रता के कारण दुख में हैं, परेशानी में। अज्ञानता का अंत करना होगा, क्योंकि ये कारण है। बीमारियों का अंत करना होगा और अवसर की समानता का अर्थ करना होगा कि भाई कुछ लोगों को अवसर की असमानता, यानी कुछ लोगों को तो अवसर मिल रहा है और कुछ लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो सभी को अवसर मिलना चाहिए, सभी को ज्ञान मिलना चाहिए, सभी को बीमारी से मुक्ति मिलनी चाहिए और सभी को दरिद्रता से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। तो दरिद्रता, अज्ञान, बीमारियों और अवसर, इनका हमें अंत करना होगा। एक मिनट, अवसर की असमानता, इनका हमें अंत करना होगा। आगे एक मिनट। हाँ, हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंखों पोंछने की है। हाँ, इनका कहना है कि भाई हमारे युग के जो महानतम आदमी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनकी कामना यही है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछे जाएं, यानी कि सबको रोने से रोका जाए, सबकी आंखों से आंसू पोंछने की कामना है। संभव है यही काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक आंखों की आंसू, एक मिनट, जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इन्होंने कहा कि भाई हमें हर देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के आंसू पोंछने हैं, ठीक है। और जब तक देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हम आंसू पोंछ नहीं लेते, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। बेसिकली अगर हम यहाँ पर इनकी सोच की बात करें कि संविधान से किस तरह की विचारधारा रखती है, इन्होंने कहा कि भाई हमें अब जो हमने वादे पूरे किए हैं उनको पूरा करना है, हमें भारत से दरिद्रता को खत्म करना है, अज्ञान को खत्म करना है, बीमारियों को खत्म करना है, असमानता, अवसर की जो असमानता है उसे खत्म करना है, भारत के लोगों की सेवा करनी है, ठीक है। और जो संविधान सभा बनाई गई है उसके लिए कहा कि भाई संविधान सभा की जिम्मेदारी है कि वो भारत के जो स्वतंत्र लोग हैं उनका भविष्य तय करे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इन्होंने काफी बातें की और ये सारी बातों से हमें जो नेहरू जी हैं इनकी सोच का पता चलता है कि ये संविधान से क्या चाहते थे। बेसिकली ये संविधान से चाहते थे कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जहां पर जो अवसर की असमानता है इसका अंत हो, बीमारियों का अंत हो, अज्ञानता का अंत हो, दरिद्रता का अंत हो और भारत की सेवा करने के लिए लाखों करोड़ों लोग इसमें लगे, ठीक है। भारत के लोगों के दुखों का अंत हो, ये एक ऐसा संविधान चाहते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इसे आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब यहां से आगे आपको संविधान के दर्शन के विषय में पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा समझिएगा। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो मूल्य, ठीक है, जिन वैल्यूज ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जिन वैल्यूज के दम पर आगे बढ़ा, जिन बातों को मानते हुए आगे बढ़ा, जिन सपनों को देखते हुए आगे बढ़ा, ठीक है, और उसे दिशा निर्देश दिए कि भाई हमारे मूल्य ऐसे हैं, ठीक है। हम जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए कि भाई हमें इस तरह से आगे चलना है, और जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, अर्थात जो जिन मूल्यों की परख कर ली गई कि हाँ भाई ये हमारे देश के लिए सही है, ठीक है, वे ही भारतीय लोकतंत्र के आधार बने, वो मूल्य आधार बने जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, जिन्होंने जिन्होंने दिशा निर्देश दिए और जिनको अच्छी तरह से जांच परख लिया, वही आधार बने, वही बेस बने, वही नींव बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। अब ये कौन कौन से हैं प्रस्तावना में, अभी आगे आपको समझना है, ठीक है।
आगे प्रस्तावना यहां पर दी गई उद्देशिका, ठीक है, एक एक शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। भारतीय संविधान में जितनी भी धाराएं दी गई हैं वो इन्हीं मूल्यों के अनुरूप बनाई गई हैं। कौन कौन से मूल्य हैं इसे आगे आपको समझना है, ठीक है। आगे, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका से के साथ होती है। जो हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत होती है ये एक छोटी सी उद्देशिका से होती है, जिसमें जो उद्देशिका में क्या है कि संविधान के शुरुआती बुनियादी मूल्य दिए गए हैं, ठीक है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। उद्देशिका किसे कहते हैं? भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं, ठीक है, इनको ही उद्देशिका कहते हैं, ठीक है। इनकी एक छोटी सी उद्देशिका है, इसी को आमतौर पर प्रस्तावना या फिर उद्देशिका हम कहते हैं, ठीक है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं, ठीक है। और ठीक ऐसा ही हमने भी किया। हमारे देश का जो संविधान है ये अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, जो प्रस्तावना है ये अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर के बनाई गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमने कोई नई प्रस्तावना तैयार की, नहीं। अमेरिका की जो अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना है इससे हमने प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया, ठीक है। अच्छा, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना क्या है ये भी एक बार समझ लो, ठीक है। चूंकि अमेरिका का यहाँ पर नाम रखा गया है और दी भी गई है, ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हम सभी लोग, यहाँ पर ये हेडिंग है और प्रस्तावना दी गई। प्रस्तावना में कहा जा रहा है अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं। कितनी बातें कही गई हैं? अधिक अच्छा संघ बनाने, यानी कि एक अच्छा संघ बनाना है, न्याय की स्थापना करना है, घरेलू शांति अर्थात अमेरिका में आंतरिक विद्रोह विरोध ना हो, आंतरिक रूप से शांति रहे, साझा सुरक्षा व्यवस्था यानी कि सब सुरक्षित रहे, जन कल्याण अर्थात जनता का कल्याण, ठीक है, इसको बढ़ावा देने और अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य के संविधान की स्थापना करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। यानी कि इनका जो संविधान रहेगा वो इन बातों पर आधारित रहेगा, जिसमें सबसे पहले एक अच्छा संघ बने, ठीक है, दूसरी न्याय की स्थापना हो, तीसरा शांति रहे और चौथा पांचवा काफी दिए गए, इनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये इनकी प्रस्तावना इनके ऊपर, यानी कि ये बेस है अमेरिका के संविधान का, ठीक है। आगे कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का मतलब अब यहां पर समझो, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। जो हमारे भारतीय देश की भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये खूबसूरत कविता सी है। ऐसा नहीं कि मतलब ये आपको ऊट पटांग लगती है, ये कविता सी है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, अर्थात ये हमारे भारतीय संविधान का बेस है, नींव है, जड़ है। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। यहां पर जो दर्शन दिया गया है, ठीक है, यहां पर जो प्रस्तावना दी गई है ये प्रस्तावना ही भारतीय संविधान के किसी भी फैसले या किसी भी कानून का मूल्यांकन करता है, निरीक्षण करता है, ठीक है। कहते ना कि भाई जांच पड़ताल, तो जांच पड़ताल यहीं पर होती है, याद रखना, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है, ठीक है। संविधान की जो उद्देशिका इसी के जरिए फर्क परखा जाता है कि भाई कौन सा कानून अच्छा है, कौन सी जो है तो फैसला अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं इसी के जरिए परखी जाती हैं। आगे, इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है यही भारतीय संविधान की आत्मा है और इसे आपको अच्छी तरह से समझना है, याद करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहले पढ़ के सुनाते हैं। एक एक शब्द का अर्थ हम यहीं पर पहले तो बताते चलेंगे, फिर आगे जो दिए गए उसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे शब्दों का अर्थ है बहुत आसान, बट चैप्टर में क्या है कि इन्होंने जिस तरह से शब्दों का अर्थ लिखा है वो थोड़ा सा कठिन है। और मुझे सच कहूं तो भाई एनसीईआरटी में जिस तरह से शब्दों का अर्थ लिखा गया वो पसंद भी कम आया है। इसलिए मैं पहले अपनी भाषा में, साधारण भाषा में यहाँ पर जो संविधान प्रस्तावना के शब्द दिए गए इनका अर्थ बताऊंगा, फिर एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया गया था उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो भारत का संविधान उद्देशिका, अर्थात उद्देशिका को ही हम कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है। तो इसको समझो। सबसे पहले कहा जा रहा है
है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का मतलब है, इसका मतलब है कि संविधान की असली शक्ति देश की जनता के पास है और संविधान जनता की इच्छा से बना है। ठीक है, हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता जो है वो संविधान को बना रही है। संविधान की असली शक्ति देश की जनता के पास में है और देश की जनता ही संविधान को बनाने की अनुमति दे रही है। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां पर प्रभुत्व संपन्न शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, इसका अर्थ है संप्रभु, अर्थात भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी बाहरी ताकत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत जो है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी बाहरी ताकत का भारत के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। आगे समाजवादी, समाजवादी अर्थात देश में सबका सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो, अमीर गरीब का फर्क कम हो। ठीक है, फिर आगे पंथ निरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसे आगे चल करके ऐड किया गया था, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है सरकार सभी धर्मों को समान मानती है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती। ठीक है, आगे लोकतंत्रात्मक, अब लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, यानी कि यहां पर जनता की बात की है, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पर ना ही राजतंत्र है ना ही तानाशाही है। क्या क्या बात है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, ठीक है, मेन पावर है। ठीक है, भारत को, ठीक है, भारत की जनता भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि एक आजाद राष्ट्र के रूप में, ठीक है, क्या है कि इसके ऊपर किसी भी अन्य देश का कब्जा नहीं है, अंग्रेज चले गए। समाजवादी अर्थात देश में सबका सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो, अमीर गरीब का फर्क जो है वो कम हो जाए। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत की जो सरकार है कि किसी भी धर्म को अधिक महत्व नहीं देगी, सभी धर्म को समान रखेगी। लोकतंत्रात्मक यानी कि यहां पर कोई भी राजतंत्र या अन्य प्रकार का तंत्र नहीं है, यहां पर देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। फिर आगे गणराज्य अर्थात देश का सर्वोच्च पद जो कि राष्ट्रपति है जनता द्वारा चुना जाता है, यहां पर वंशानुगत नहीं, देखो गणराज्य उसे कहते हैं जहां पर जो देश का सर्वोच्च पद होता है उसे वंश परंपरा के अनुसार न चला करके लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार रहे। जैसे कि हमने बात की थी पिछली क्लास में, क्लास 8 में, क्लास 7 शायद क्लास 6 में की थी, नेपाल की बात की थी। नेपाल में पहले क्या था, संविधान भी लागू किया गया था, हर चीज थी, बट वहां पर जो मुख्य व्यक्ति था, श्रीलंका में भी था और वहां पर भी वो क्या था, गणराज्य नहीं था। वहां पर जो मुख्य व्यक्ति था उसे क्या है कि भाई वंश परंपरा के अनुसार चुना जा रहा था। हमारे देश में राष्ट्रपति को वंश परंपरा के अनुसार नहीं चुना जा रहा है। हमारे देश में कोई भी पद ऐसा नहीं है जहां पर वंश परंपरा के अनुसार चुना जा रहा हो, यहां पर हर जगह पर लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा गया। ठीक है, क्या है, गणराज्य वही देश होता है जहां पर जो मुख्य पद होता है उसे वंश परंपरा के अनुसार न चुन करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चुना जाए। ठीक है, ये देश का गणराज्य का अर्थ है देश का सर्वोच्च पद जो कि राष्ट्रपति का है जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अब न्याय का अर्थ है कि हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, यानी सबको बराबर अधिकार और अवसर मिले। यहां पर क्या कहा जा रहा है, न्याय कितने क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों क्षेत्रों में न्याय मिले। फिर आगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई सामाजिक क्षेत्र में आप न्याय नहीं दे रहे, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में दे रहे हो। ठीक है, हर क्षेत्र में न्याय मिले। इसके बाद विचार की, यानी कि कोई व्यक्ति अपना विचार रख सकता है। दूसरा अभिव्यक्ति की, यानी कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। ठीक है, विश्वास की, लोगों का विश्वास किसमें है किसमें नहीं है, कोई बीजेपी में करता है, कोई कांग्रेस में करता है। इसके अलावा धर्म में कोई धर्म अपना सकता है, उपासना में किसी की भी पूजा की जा सकती, इन सभी की स्वतंत्रता हो। ठीक है, आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी व्यक्ति को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं, सभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक है, आगे प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, क्या कहा जा रहा है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब बंधुता का अर्थ क्या होता है? बंधुता का अर्थ है देश के भाईचारे और एकता की भावना बनी रहे, ठीक है, बंधुत्व रहे, यानी कि देश हमारा एक रहे, जिससे राष्ट्र और एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी, जो कि फिर हिंदी में दिया गया है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। देखो जो यहाँ पर हिंदी में तिथि दी गई है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी का दिन था, ठीक है। फिर संवत यानी कि हिंदी का अगर हम साल कहें तो 2006 विक्रम, ठीक है। ये विक्रमादित्य जो थे उनके समय से कैलेंडर चलता आ रहा है हमारा हिंदी वाला, ठीक है। उनके आधार पर बताया जा रहा है। तो एक तो इंग्लिश की तिथि हो गई कि भाई 26 नवंबर 1949, ये जो ईसा मसीह जन्म हुए थे उनके आधार पर कैलेंडर चलता है, ये इंग्लिश कैलेंडर, और हिंदी कैलेंडर ये भी दे दिया गया, ठीक है। इसको एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते यानी कि अपनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कई बातें कही गई हैं, आपने आई होप एक एक बात को अच्छी तरह समझा होगा। फिर मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा एक ही बार में पढ़ के आपको सुनाता हूं। कहा जा रहा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात देखो अब यहां पर समझना, दो बातें और समझा देता हूं मैं आपको। भारत का जो संविधान है, ठीक है, इसको ताकत मिलती है भारत की जनता से, ठीक है। किससे ताकत मिलती है? भारत की जनता से, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया? हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। यानी कि भारत को जो संविधान मिल रहा है वो भारत की जनता दे रही है, यानी कि संविधान को ताकत किससे मिल रही है? भारत की जनता से मिल रही है। और अगर कहा जाए भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो वो आपका है संविधान, ठीक है। याद रखें, भारत में सबसे पावरफुल क्या है? संविधान। संविधान से ज्यादा पावरफुल कौन है? और संविधान को ताकत किससे मिलती है? देश की जनता से, ठीक है। तो क्या कहते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात आजाद, समाजवादी यानी समानता, ठीक है, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म के क्षेत्र में समानता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, यानी कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बने, इसमें ये सारी चीजें हो, समाजवादी हो, संपन्न हो, ठीक है, पंथ निरपेक्ष हो, गणराज्य रहे, लोकतंत्र रहे, ठीक है। इसके अलावा नागरिकों को क्या क्या दे रहे हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में न्याय प्रदान कर रहे हैं, विचार अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब की स्वतंत्रता दे रहे हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दे रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकता है, ठीक है, अवसर की समानता मिल रही है सबको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि एकता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में, यानी जो संविधान सभा थी उसमें आज तारीख ये इसको एतद द्वारा एक संविधान को अंगीकृत यानी कि इसे अप्रूव करते हैं, अधिनियमित करते हैं, यानी कि इसे आज से लागू करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं यानी कि इसे अपनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर जिन शब्दों का उपयोग हुआ है उनका अर्थ एनसीईआरटी में क्या दिया गया था, इसको भी समझ लो। आई होप इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी में एक एक शब्द का अर्थ दिया गया, इसको भी समझो। कहा जा रहा है हम भारत के लोग अर्थात भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमित भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है, ठीक है। तो भारत का जो संविधान बनाया गया है ये किसी ने दिया नहीं है, ना किसी कंपनी को हायर किया गया उसने इस संविधान को बनाया। क्या हुआ है? भारत के लोग यानी कि भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यानी कि भारत की जनता ने इस संविधान का निर्माण किया। आगे प्रभुत्व संपन्न अर्थात लोगों को अपने से जुड़ी हर मामले और फैसले का सर्वोच्च अधिकार है, कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे। प्रभुत्व संपन्न अर्थात पूर्ण रूप से आजाद, ठीक है, यानी कि हमें अपने से जुड़े मामलों में फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी ताकत, जो कि अंग्रेज थे वो चले गए, अब हमें आदेश देने वाला कोई नहीं रहा। तीसरा समाजवादी अर्थात समाज में देखो अब इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, समझना। कहा जा रहा है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती, जितनी भी चीजें, कोई एक व्यक्ति पूरे देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है समाज में जो संपदा है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ ही होना चाहिए, अर्थात सरकार
जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। यानी कि आप अगर सरकार जो कानून बनाने जा रही है, किस क्षेत्र में, जमीन से जुड़े हुए, उद्योग धंधे जुड़े हुए, हर क्षेत्र में जो सरकार को कानून बनाने हैं वो इस तरह से बनाए कि भाई हर व्यक्ति के लिए समान हो, किसी के लिए ज्यादा कम ना हो, इसमें असमानता ना रहे, यानी कि समाजवाद रहे। ठीक है, आगे पंथ निरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्ष शब्द से जोड़ा गया है, और समझो, नागरिकों को किसी भी धर्म या धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। भारत का कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं होगा, अर्थात भारत कोई भी धार्मिक राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत एक क्या रहेगा, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। पंथ निरपेक्ष यहां पर कहा गया है। ठीक है, क्या है, कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देगी। ऐसा नहीं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म को एक ज्यादा महत्व दिया जाएगा, सभी को समानता। ठीक है, आगे नोट में कहा जा रहा है समाजवादी, यानी कि ये वाला एक, ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन में सन 1976 द्वारा, ठीक है, संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। जब संविधान बनाया गया था तब यह कहा गया था कि भाई संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है, इसमें किसी भी शब्द को ना ही जोड़ा जाना चाहिए ना ही घटाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, संविधान की आत्मा है। लेकिन फिर भी 42वां जब संविधान संशोधन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी 1976 में, तब कांग्रेस ने क्या किया था, संविधान में इन दो शब्दों को जोड़ा, एक समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, याद रखना, पंथ निरपेक्ष की जगह पर कभी कभी आप धर्म निरपेक्ष भी देखोगे, वैसे शब्द पंथ निरपेक्ष ही है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे है लोकतंत्रात्मक, ये संविधान की उद्देशिका में दिया गया है। लोकतंत्रात्मक अर्थात सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार मिले, यानी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव में वोट दे सकता है, लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेही मानते हैं। ठीक है, यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है। ठीक है, जो लोकतंत्रात्मक, इस लोकतंत्रात्मक शब्द का दिया जा रहा है, इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ठीक है, सभी जानते हैं इसके बारे में। आगे गणराज्य, गणराज्य शब्द का अर्थ है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना। ठीक है, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। ठीक है, यानी कि जो प्रमुख होगा, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक मानते हैं, तो ये किसी वंश परंपरा से नहीं चलना चाहिए, ये भारत के लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। अगर वंश परंपरा के अनुसार चलेगा तो वो कहेगा कि भाई ये देश हमारा है। ठीक है, फिर वो देश को, फिर देश जो है हमारा लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा, गणराज्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे न्याय, अर्थात नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए दो तीन यहां पर बातें भी कही गई, क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सभी को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है स्वतंत्रता, यानी कि नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। ठीक है, अभिव्यक्त यानी कि क्या बोल रहे हैं, किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें। अब वो अगर पागल बन के घूमना चाहते हैं तो घूमने दो उसे। ठीक है, अगर वो मतलब मिट्टी खाना चाहते हैं तो खाने दो उसे, तुम नहीं रोक सकते, सरकार नहीं रोक सकती। अगर वो व्यक्ति मांसाहारी चीजें खाना चाहता है तो खाने दो उसे। ठीक है, जब तक कोई बड़ा मामला ना हो। ठीक है भाई, अगर नेशनल इश्यूज आने लगेंगे, ठीक है, अब आप किसी चीज को खाकर बीमार हो रहे हो, 50 लोगों में बीमारी बांट रहे हो, तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको, जो काम राष्ट्र हित में है, ठीक है, या राष्ट्र विरोध में नहीं है, तो आप उसे कर सकते हो। क्या है, विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अपने विचारों पर किस तरह अमल करना है, आपको सुबह 5 बजे उठना है, नहीं उठना है, सरकार इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगी। आपको नौकरी करनी नहीं करनी है, सरकार नहीं आपसे कह सकती। आपको सेना में जाना नहीं जाना, सरकार नहीं कह सकती। यहां पर क्या है, स्वतंत्रता है, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, उचित पाबंदियां आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी राष्ट्र विरोध में जा रहा है तो आप पाबंदी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अनुचित पाबंदी नहीं लगा सकते। फिर समता, अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समता शब्द का उपयोग किया गया यहां पर है, कहां पर है, ये समता क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। कानून जो बनेंगे वो ऐसे नहीं बना सकते कि आप असमानता को बढ़ाओ। ठीक है, क्या है, असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
ठीक है, तो जो यहाँ पर दिए गए ना ये बेस हैं, इनके आधार पर ही सारे कानून बने हैं। कोई भी कानून इनमें से किसी भी शब्द का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर बंधुता अर्थात हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि एक परिवार के सदस्य हो, यानी कि भारत देश एक परिवार, एकता। ठीक है, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, अर्थात भारत की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, एकता के साथ हम आगे बढ़े। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर दिए गए प्रत्येक शब्द आपको समझ में भी आगे होंगे और उसका अर्थ भी आपने समझ लिया। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। वैसे मैंने मेहनत तो बहुत की है, फिर अब आप पर है कि आप समझ पाते हो या फिर नहीं। अब आगे अगली हेडिंग है संस्थाओं का स्वरूप। जो हमारे यहाँ पर संस्थाएं बनाएगी उनके स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, समझ लो इसको भी। पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जो संविधान है हमारा ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई मूल्य और दर्शन का बयान देता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है। जो मूल्य हमने तय किए हैं, जो दर्शन हमने तय किए हैं, इनको एक संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है संविधान। यानी कि जो भी कानून बनाए गए हैं इनके आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, जो मूल्य और दर्शन है ये सिर्फ बयान भर नहीं है, इनके आधार पर ही, ठीक है, जिनका जिक्र किया गया इनके आधार पर ही सब कानून बनाए गए। भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यानी जितने भी कानून बनाए गए हैं वो इन्हीं मूल्यों और दर्शनों को तय करने का काम करता है। ठीक है, आगे यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव जरूरी है। कहा था ना संविधान संशोधन की बात करेंगे, तो वो यहीं पर है। अब हमारा जो संविधान है ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, प्रावधान के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, उसके अंदर भी प्रावधान आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इसमें समय समय पर बदलाव जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबा विस्तृत बहुत बड़ा दस्तावेज है। ठीक है, अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। ठीक है भाई, संविधान के निर्माता हैं तो भाई अब चूंकि देश के द्वारा चुने गए वो हैं, देश के लोगों के द्वारा, इसलिए इनको ऐसा लगा कि भाई ये जो है लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाई जो संविधान है ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, लोगों की भावनाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई हम संविधान को ऐसा नहीं बनाएंगे कि इसे कभी बदला ना जा सके। इन्होंने कहा कि भाई इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जाने की जगह ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन्होंने कहा कि भाई इसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, लोगों को अगर जरूरत है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप, ठीक है, इसमें बदलाव होना चाहिए। जैसे कि लोगों ने कहा कि भाई 3 तलाक खत्म हो, तो कर दिया गया। लोगों ने कहा कि भाई इसमें पंथ निरपेक्षता जुड़नी चाहिए, जोड़ दिया गया। ठीक है, लोकतांत्रिक पहले से ही था, समाजवाद जोड़ना चाहिए, जोड़ दिया गया। ठीक है, लोगों ने कहा कि भाई देश में हाँ कृषि कानून लाने चाहिए, तो भाई उसमें आए, बदलाव आ रहे हैं। देखो विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव आते, कानून में बदलाव आते। कहा भाई जो हमारे यहाँ पर वक्फ बिल बनाया गया है, वक्फ एक्ट है, उसमें बदलाव आना चाहिए, आए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। बदलाव को क्या कहते हैं, याद रखना, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन का अर्थ क्या है, संविधान में समय समय पर बदलाव। ठीक है, संविधान में संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इनको जितनी भी संस्थागत व्यवस्थाएं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सबको बहुत बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया। अगर संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, क्योंकि हर एक बात को, हर एक कानून को बहुत विस्तृत रूप में और एक कानूनी भाषा में इसे दर्ज किया गया। ठीक है, अगले बिंदु में कहा जा रहा है फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जो बुनियादी स्वरूप हैं कि आखिरकार इस संस्था का निर्माण क्यों किया गया, बेस क्या है, उसके बेस को समझना मुश्किल नहीं है। ठीक है, किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाए। ठीक है, जैसे कि बेसिक बात क्या है, शासकों का चुनाव कैसे किया जाए, तो जैसे किसी भी देश का संविधान बताता है उसी तरह से भारतीय संविधान भी ये बताता है कि भाई भारत के शासकों का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्तियां होंगी, संविधान में हमने समझा, और कौन किस तरह किस बारे में फैसले लेगा। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। तो जो बेसिक बातें हैं वो आराम से हम समझ लेते हैं। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। कहने का अर्थ यहां पर यह कि संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को विशेष अवसर या फिर कहें कि भाई विशेष अधिकार दे रखे हैं। क्या किया,
नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार दे रखे, जैसे कि कहा कि भाई सबको समानता है, मौलिक अधिकार दे रखे और भी कई सारी चीजें। अब चूंकि भारत के संविधान ने नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार दे दिए हैं, ठीक है, और वो बता भी दिए कि ये अधिकार तुम्हारे पास हैं। ऐसा करके जो देश की सरकार है, ठीक है, सरकार के लक्षण लक्ष्मण रेखा तय कर दी कि भाई सरकार, अब देश के लोगों को ये पता है, ठीक है, तो जो लक्ष्मण रेखा सरकार के लिए तय की गई उससे आज सरकार आगे ना जा पाए, सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्यायों में, यानी कि जो हमारे चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 बचे हुए, इसमें संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे। कहने का अर्थ यहां पर है कि जो 3 विषय हमने अभी यहां पर देखे, 3 पक्ष देखे, इनको एक एक करके समझें। कौन कौन से पक्ष है? एक तो हो गया शासकों का चुनाव, ठीक है, दूसरा किसके पास कितनी शक्ति होगी, ठीक है, और तीसरा कौन सा है? एक तो हो गया शासकों का, एक मैं बुनियादी हाँ, शासकों का चुनाव किया जाए, स्पष्ट रूप में किसके पास कितनी शक्ति होगी, फैसले लेगा। हाँ, ये 3 है। तीसरा है कौन किस बारे में फैसले लेगा, तो शासकों का चुनाव, किसके पास कितनी शक्ति होगी, और तीसरा कौन किस बारे में फैसले लेगा। ये 3 ऐसे टॉपिक है जिन पर हम अगले 3 चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों के विषय में प्रमुख जानकारियां दी जा रही हैं, वो शॉर्ट में, तो इसको एक बार समझ लो। सबसे पहले आते हैं वल्लभ भाई, एक मिनट, हाँ, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, इनका पूरा नाम ये है, ठीक है, तो इसका याद रखना। 1875 में जन्म हुआ इनका और 1950 में इनका देहांत हुआ था। जन्म हुआ था गुजरात में। अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री रहे थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे थे, वकील और बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता थे, ये एक वकील भी थे, ठीक है। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई थी। निर्णायक भूमिका यानी कि ये अगर ना होते तो भारत इतना बड़ा नहीं होता, भारत आज खंडित हो गया होता, ठीक है, क्योंकि इनके अलावा और कोई भारतीय रियासतों का विलय कर भी नहीं पाता। ये मुख्य व्यक्ति हैं, बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। तो मुख्य मुख्य बातें हैं, इनको आप नोट कर लेना। सरोजनी नायडू जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था सन 1879 में और इनकी जो देहांत हुआ था वो 1949 में हुआ था। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कवित्री थी, लेखिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करती थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी, यानी कि कांग्रेस की अच्छी खासी जानी मानी नेता थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी इनको बनाया गया। फिर आते हैं आपके अबुल कलाम आजाद, जो कि ये हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था सन 1888 में, ठीक है, और इनका देहांत हुआ था 1958 में, ठीक है। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। ये एक शिक्षाविद थे, यानी कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेखक भी थे और धर्म शास्त्रों के काफी अच्छे खासे ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान थे, शायद इसीलिए ये भारत में रहे, क्योंकि ये अरबी के विद्वान थे, इन्होंने अच्छी तरह से हर चीज को समझा, और शिक्षाविद थे, लेखक थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, इनके ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसीलिए ये भारत में रुके, ठीक है। कांग्रेसी नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे, जो मुसलमान अलग राष्ट्र चाहते थे उसका इन्होंने विरोध किया था। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री भी बने, ठीक है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छे नागरिक के रूप में इनको देखा जाता है। शिक्षा मंत्री इनको पहला बनाया गया था, ये भी बात यहाँ पर रखिए, क्योंकि ये एक शिक्षाविद थे, लेखक थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी थे, अच्छी खासी इनको नॉलेज थी। फिर आते हैं टी कृष्णमाचार्य, ठीक है। इनका जन्म 1899 में हुआ था और इनका देहांत 1974 में हुआ था, ठीक है। जन्म हुआ था तमिलनाडु में। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी यानी कि व्यापारी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री का इनको पद दिया गया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। इनका जन्म हुआ था बिहार में, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं ये, वकील थे, चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका अदाई थी और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना है इनको। उम्मीद है कि इनके बारे में आपको पता होगा, विस्तृत रूप से आप बाद में जानकारी कर लेना। इसके बाद आते हैं जयपाल सिंह, जो कि ये हैं, ठीक है। इनका जन्म सन 1903 में हुआ था और 1970 में इनका देहांत हुआ था। जन्म हुआ था झारखंड में, खिलाड़ी थे, शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी रहे थे, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष रहे थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी हुए थे, ठीक है। तो ये इनकी खूबियां हैं, काफी महान व्यक्ति ये भी हैं। और याद रखना, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी यही थे, ठीक है। फिर आते हैं एच.सी. मुखर्जी। 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनका देहांत हुआ था। जन्म बंगाल में हुआ था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। इनके अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष के पद में रहते, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
फिर प्रसिद्ध लेखक थे, शिक्षाविद थे, कांग्रेसी नेता थे, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी ये बने। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर दिए जा रहे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में बड़ा शॉर्ट में जानकारी दी जा रही है, मतलब इतने शॉर्ट में आपको और कोई मिलेंगी नहीं। ठीक है, फिर है आपके सामने आती हैं जी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, ये हैं और इनका जन्म हुआ था साइन 1909 में, यानी 1909 में, और देहांत हुआ था 1981 में। आंध्र प्रदेश में जन्मी थी, वकील थी, महिला मुक्ति कार्यकर्ता से जुड़ी थी। फिर आंध्र महिला सभा की संस्थापक बनी, कांग्रेस की सक्रिय नेता थी और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी ये बनी थी। उम्मीद है कि इनके बारे में भी आप आगे डिटेल में जानकारी करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बलदेव सिंह आते हैं, इनका जन्म हुआ था सन 1901 में और देहांत हुआ था सन 1961 में। जन्म हरियाणा में हुआ था। सफल उद्यमी यानी कि एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से आते हैं। पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए थे। ठीक है, और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री का पद इनको दिया गया था। ठीक है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, ये हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1887 को और देहांत हुआ था 1971 को। गुजरात में जन्मे थे, वकील थे, इतिहासकार थे, भाषाविद थे, कांग्रेसी नेता थे और गांधीवादी भी थे, यानी कि गांधी के विचारों से प्रभावित थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ठीक, इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की होगी, स्वतंत्र पार्टी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म हुआ था सन 1901 में और देहांत हुआ था 1953 में। पश्चिम बंगाल में जन्मे थे ये श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, याद रखना। अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद थे और वकील भी ये थे। ठीक है, हिंदू महासभा में सक्रिय थे। ठीक है, और बाद में भारतीय जनसंघ में के संस्थापक बने थे। किसके? भारतीय जनसंघ, याद रखना। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आप अलग से नोट कर लीजिएगा। जितने भी यहाँ पर हम योजनाओं की बात करें, जितने भी संघ की बात करें, जितनी भी पार्टियों की बात करें, इन सब के बारे में पढ़ना आप। ठीक है, आगे फिर आते हैं भीमराव अम्बेडकर। ये हमारे लेजेंडरी व्यक्ति हैं। ठीक है, सभी लोग इनको जानते हैं। जन्म हुआ था सन 1891 में और इनका देहांत हुआ था 1956 में। मध्य प्रदेश में जन्मे थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक क्रांतिकारी थे, चिंतक थे, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने थे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखना, ये जन्मे तो एक हिंदू के रूप में थे, लेकिन इनकी जब मृत्यु हुई तो ये एक बौद्ध बन गए थे। इनके पास सभी धर्मों के अनुयायी गए थे, इस्लाम धर्म के भी गए थे और अन्य धर्म के लोग गए थे, बट इन्होंने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया था। इन्होंने खुद अपनाया था बौद्ध धर्म को। ठीक है, अब बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, इसके पीछे का इन्होंने कारण अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। अगर आप इनको मानते हो तो प्लीज इनकी पुस्तक जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें इन्होंने कहीं। एक विद्वान व्यक्ति हैं ये। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण बनिया कोई भी हो, आप इनकी पुस्तक जरूर पढ़ना। आगे जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था सन 1889 में, 1889 में, और इनका देहांत हुआ था 1964 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेसी नेता थे, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। ठीक है, यानी कि साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र और समाजवाद होना चाहिए। ठीक है, साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। हाँ, जो मतलब इसका विरोध करने वाले थे उनका पक्षधर थे और लोकतंत्र का समर्थन करते थे। ठीक है, बाकी हाँ, समाजवादी थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, वो तो सभी लोग जानते हैं। आगे लास्ट में मिलते हैं हमको ये सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सन 1901 में और इनका देहांत हुआ था 1984 को। ठीक है, आगे जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेखक थे, संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ये भी हैं, आप इनको भी याद रखना। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमारे आज के इस चैप्टर के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं किया है, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हमने इसके चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ फ्री में दिया है और बाकी आप फ्री में देते नहीं, चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप ले लेना। और अगर आपको बाकी नोट्स वगैरह परचेस करने तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर आपको एनसीईआरटी के सभी नोट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों के नोट्स दिए गए, इकोनॉमी के जल्दी आने वाले हैं। एंड अगर आपको पूरा कोर्स
ज्वाइन करना है तो भी आपको हमारी इसी ऐप पर मिलेगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है नोट्स वगैरह परचेस करने में, कोर्स परचेस करने में, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक की आई हुई हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की क्लासेस नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, अगला चैप्टर है चुनावी राजनीति, जो कि हमने बताया था अभी आपको कि चुनाव पर आधारित होने वाला है। तो चुनावी राजनीति को हम अगले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।